से पढ़ाया जाएगा हमारे ऑलराउंडर बीएसएस चैनल पर। अब आज जो मैं है आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कई बच्चों के रिक्वेस्ट करने पर। और जो भी मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, जैसे कि ये वीडियो अपलोड किया, इसमें मैंने क्या क्या आपको बताया, इसका एक पीडीएफ का लिंक, एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं नीचे दे देता हूं। उस पीडीएफ फाइल से हमारी जो भी वीडियो, जितनी वीडियो है, सबके नीचे एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो सारे के सारे पीडीएफ अपने फोन में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। हिंदी हमारी मातृभाषा भी हो सकती है, कई लोगों की है। हिंदी, हिंदी वर्ड जो है ये आपने कई बार स्कूलों में भी सुना होगा कि हिंदी एक विषय है, क्या क्या हिंदी है। लेकिन हिंदी विषय बाद में बना। हिंदी सबसे पहले क्या थी? एक भाषा थी, एक बोलचाल की भाषा थी। तो इस हिंदी के तहत जो हमारे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 8th क्लास पास करने के बाद, हम जवाहर नवोदय विद्यालय का जब हम 8th पास का एग्जाम देते हैं उसमें हिंदी का बहुत महत्व है। इसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे मोस्टली मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन हिंदी एंड जो इंग्लिश है, ये दो क्वेश्चंस, ऐसे विषय हैं इनके क्वेश्चन बच्चों से हो नहीं पाते। होता सबसे इजी है लेकिन वो भी उनसे हो नहीं पाते। तो आज हम बात करते हैं हिंदी का सबसे पहला जो चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या कहता है? पहला चैप्टर कहता है वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है वर्ण विचार। अब सबसे पहले हमें सोचने वाली बात है कि वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण हिंदी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा लिखते हैं कि वर्ण आखिर क्या होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, हम कह सकते हैं भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज जो हमारी होती है, जो हम बोलते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई, सबसे छोटी से छोटी इकाई। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्ण क्या होता है, वर्ण की डेफिनेशन क्या है, लिखिए। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका अब विच्छेद नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? विच्छेद नहीं किया जा सकता। देखिएगा दोस्तों, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखिएगा, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका अब विच्छेद या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि आपने कई बार सुना होगा गद्यांश, तो पद्यांश, और सुना होगा वाक्य, शब्द, और ये है वर्ण। अब देखिएगा, गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं? एक ही पेज पर या एक से ज्यादा पेज पर या फिर एक से ज्यादा कह सकते हैं वह चीज या फिर वह लिखी हुई चीज जिसमें एक से ज्यादा वाक्य हो, एक से ज्यादा वाक्य हो, उसे हम गद्यांश या पद्यांश कहते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। क्या होता हो? वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। अब बात आती है कि सर शब्द क्या होता है?
शब्द होता है जिसमें एक से ज्यादा वर्ण हो। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। जैसे कि हम आपको बताता हूं, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, लेकिन जो कंफ्यूज नहीं हुए वो अच्छा है, जो कंफ्यूज हुए हैं वो एक बार देखना, आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आता है वर्ण। अब वर्ण क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा अ, आ, ई, ये जो भी आता है, क ख गड़ा, ये सब होते हैं वर्ण। यानी कि अब इनको आगे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अ को अगर आप तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ पाओगे, ये बताइए मेरे को। अ को आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये वर्ण है। अब बात आती है शब्द की। शब्द क्या होते हैं? वैसे आपके इसमें इस चैप्टर में ये सारी चीजें सिर्फ वर्ण के बारे में बताया गया है, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, पद्यांश और गद्यांश के बारे में भी नहीं बताया गया है। लेकिन आपको इस चीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 8 तक पढ़ते हो, ये तो जानकारी जो बच्चे चौथी पांचवी में पढ़ते हैं उनके पास भी इसकी जानकारी होती है। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका और या फिर उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब कि अ, आ, ई, ये सब वर्ण है। अब बात आती है शब्द क्या है? शब्द जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रामलाल, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है रामलाल। अब देखिएगा यहां पर र है, म है, ल है, ल है। ये र क्या है? एक वर्ण है। म क्या है? एक वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। और ल क्या है? वर्ण है। मतलब कि जब एक से ज्यादा वर्ण एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ये हो गया दूसरा। सबसे पहले वर्ण आते हैं, वर्ण के बाद आते हैं शब्द। अब बात आती है सर वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब देखिए राम क्या है? एक शब्द है। घर क्या है? शब्द है। जाता क्या है? शब्द है क्या है? शब्द है। मतलब कि जब एक से ज्यादा शब्द एक साथ जुड़ जाए, जब एक से ज्यादा शब्द एक साथ जुड़ जाए तो वो वाक्य बनाते हैं। ये हो गया 3 नंबर। अब बात आती है सर पद्यांश और गद्यांश क्या होते हैं? पद्यांश का मतलब देखिए, पद्यांश और गद्यांश अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक ही चीज होती है। अगर हम इस प्रकार से वर्ण विचार की बात करें तो, अगर वर्ण विचार की बात ना करें, इनके वास्तविकता के बारे में बात करें तो वास्तविकता में यह है कि पद्यांश जो होते हैं वो, जैसे आपने सुना होगा कविता, आपने नाम एक सुना होगा जो होती है कविता, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कई बार आपने सुना होगा चंदा मामा आसमान से मैं चाहूं तो यहां बुला लो, लाओ पानी भरा कटोरा उसमें चंदा को दिखला दो। ये इस प्रकार की जो कविता होती है, वो कविताएं जिस रूप में लिखी होती है उस रूप को कहते हैं पद्यांश, उस रूप को कहते हैं पद्यांश। ठीक है। और अब बात आती है गद्यांश की। गद्यांश क्या होता है? गद्यांश आप देख सकते हो, जैसे भी कोई भी प्रकार की सूचना लिखी हो, कोई भी प्रकार की बात लिखी हो, यानी कि सिंपल भाषा में, सिंपल व साधारण भाषा में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पर लिखा मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, फिर मैं सुबह ये करता हूं, फिर मैं वहां जाता हूं, फिर मैं 8 बजे खाना खाता हूं, फिर मैं ये करता हूं। मतलब अब एक ही बार में यहां से किया शुरू, एक ये पेज है, इसके ऊपर ऐसे लाइनें हैं, मैंने यहां से लिखना शुरू किया, फिर मैं लिखता गया, कंटिन्यू लिखता गया। तो ये होता है गद्यांश। जैसे कि आपने सुना होगा निबंध, आपको कहा गया होगा गाय के ऊपर निबंध लिखिए, तो जो आप वो निबंध लिखते हैं उसको हम गद्यांश के रूप में लिखते हैं। निबंध को हम गद्यांश के रूप में लिखते हैं। वो गद्यांश नहीं होता लेकिन उसको गद्यांश के रूप में लिखते हैं हम। ये बात आ गई आपको समझ में। तो अब आगे हम बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जिसका और विच्छेद या फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब बात आती है सर कि शब्द क्या होता है। शब्द वो होता है जब एक से ज्यादा वर्ण मिलकर कुछ बनाते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। वाक्य क्या होता है? जब एक से ज्यादा शब्द
जब मिलते हैं तो वाक्य बनता है। और ये गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा वाक्य मिलते हैं तो गद्यांश या पद्यांश बन जाता है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कह सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्ण विचार हम कर रहे थे, वर्ण की परिभाषा मैंने आपको लिखा दी। अब जैसे देखिएगा, मैं वर्ण के बारे में कुछ एक चीज आपको और बताता हूं। जैसे कि किसी का नाम है सोहन लाल, सोहन लाल। अब किसी का नाम है सोहन लाल, अब हम कहते हैं कि इसका वर्ण विचार कीजिए, इसका विच्छेद कीजिए या फिर इसको वर्ण में कन्वर्ट कीजिए। तो वर्ण में ये कन्वर्ट कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले स है तो हम स को लिख देते हैं, लेकिन ये स पूरा नहीं है। देखिए दोस्तों, ये स कभी भी पूरा नहीं होता है। जब कभी इसके पीछे कोई मात्रा लगी हुई होती है, अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे लिखा होता है सनम, तो ये स पूरा स है, ये स पूरा स है क्योंकि इसके पीछे कोई अन्य मात्रा नहीं है, कोई अन्य मात्रा नहीं है, मतलब कि ये पूरा का पूरा स है। लेकिन ये आधा स है, अगर कभी भी आधा स हो तो उसके नीचे इस प्रकार का एक मात्रा लग जाती है। इस मात्रा को कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं, हलंत, जो कि ये दिखाता है कि ये जो वर्ण लिखा है ये वर्ण आधा है। अब पीछे ओ की मात्रा है, देखिए, तो प्लस हम करते हैं ओ, प्लस ह है तो यह क्या है, पूरा है। तो पूरा मतलब इसके पीछे देखिए कोई मात्रा नहीं है, इसलिए पूरा है। फिर आता है न भी पूरा है, प्लस आता है ल क्या है, आधा है, प्लस क्या आता है आ की मात्रा, तो आ गया, और प्लस क्या आता है ल। लेकिन ये ल कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो सोहन लाल, सिर्फ लाल मतलब पीछे थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, पूरा नहीं बोलते। अगर पूरा पूरा बोलते कैसे बोलेंगे, सोहन ला ल, सोहन ला ल, लेकिन हम ल को पूरा कभी नहीं बोलते, इसलिए ये ल भी आधा होता है। पीछे वाला, पीछे अगर कोई मात्रा ना हो, पीछे अगर वर्ण के पीछे जो भी लिखा है पूरा शब्द के पीछे अगर कोई मात्रा ना हो तो मतलब वो पीछे वाला वर्ण है वो आधा है। क्या है, आधा है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं कि वर्ण कितने होते हैं, क्या कैसे लिखा जाता है। अब वर्ण आपको बताने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा, वर्णमाला, वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला नाम आपने कई बार सुना होगा। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्ण और माला ये दो ऐसे शब्द हैं, इनसे मिलकर ये वर्णमाला शब्द पूरा हुआ है। अब देखिए वर्णमाला, वर्ण का मतलब मैंने आपको बता दिया, अ आ ई ये जो भी होते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी छोटी कई। अब बात आती है माला। माला का मतलब एक रूप से, जब हमने आपने कई बार ऐसा शब्द सुना होगा माला। हम कभी भी किसी को, अपने देवी देवताओं को या फिर कहीं पर भी माला का इस्तेमाल करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तो उस माला के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा अगर गौर किया होता तो आपको यह चीज मालूम पड़ती कि माला जो होती है वो एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होना या फिर एक ही चीज बार बार उपयोग में आना। जैसे कि एक माला बनी हुई होती है फूलों से, मान लीजिए इस प्रकार की माला होती है जो फूलों से बनी होती है। अब इसमें जो फूल होते हैं सारे फूल एक ही प्रकार के होते हैं, या फिर एक ही प्रकार के अगर ना हो, एक प्रकार से ना हो, लेकिन उनको सुव्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वो माला अच्छी दिखे। जैसे कि जो पीले फूल है उनको साइडों में लगा लिया और जो लाल फूल है उसको बीच में लगा लिया, ताकि माला थोड़ी अच्छी दिखे, सुव्यवस्थित दिखे। इस प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से वर्ण जो होते हैं उन वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। उन वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से एक माला में उनको लिख दिया गया है। कैसे लिख दिया गया मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। जैसे कि अ को सबसे पहले लिखा जाता है, अ को सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये क्या हो गया, ये सुव्यवस्थित रूप है, क्योंकि अ सबसे छोटा
इसमें वर्णमाला में सबसे छोटा क्या उसको कहते हैं, या फिर इसका उपयोग बहुत बार होता है, इसलिए अ को सबसे पहले लिखा, फिर लिखा आ को, फिर लिखा ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर लिखा ओ को, फिर औ को, फिर अंग और फिर अह। इस प्रकार से वर्ण की स्टार्टिंग हुई, वर्ण जो है वो शुरू हुए। फिर क्या लिखते हैं हम, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ। ये आपको बोलने भी आने चाहिए। कई बच्चे लिख देते हैं लेकिन उनको बोलना नहीं आता कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो बोलना भी आपको आना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं, जैसे देखिए ट, ठ, ड, ढ, हणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपका कोर्स कर रहा हूं शुरू, तो पूरी चीजें आपको बताऊंगा। य, र, ल, व, स, स, ह। शायद कंफ्यूजिंग है मेरे, स, ह, स, ह, ठीक है। च, प्र, ज्ञ, स, ह, क्षत्रज्ञ। ठीक है, ये सही है आपका एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये है वर्णमाला पूरी होती है। इनमें एक दो चीजें और भी आती हैं, जैसे कि ध्य आता है, ध्य, ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये पहले मतलब ऑलरेडी ये इसमें वर्णमाला में मतलब आ नहीं पाते। इनका क्या है कि ध और य जब पूरे होते हैं तब बनता है ध्य, द्व होता है तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये वर्णमाला में नहीं आते हैं। ये एक अलग से इसको हम कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ण जो होते हैं उन वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। अब अगर इस प्रकार से बोलो कि क, छ, ग, त, थ, ख, इस प्रकार से मतलब वर्णों को उल्टा सीधा करके बोलो, तो फिर वो एक माला नहीं बनेगी, वो एक सुव्यवस्थित रूप नहीं होगा। जिस सुव्यवस्थित रूप में इन वर्णों को लिखा गया है, हम सिर्फ इसी वर्ण में सीधा सीधा इनको बोल सकते हैं, आई, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इनको उल्टा सीधा करके बोलेंगे तो फिर ये एक माला का रूप नहीं लेंगे। इस चीज का आप ध्यान में रखना। तो ये सब होते हैं आपके वर्ण। अब इन वर्णों को भी, ये वर्णमाला जो है, इन वर्णमाला के जो वर्ण है, इनको भी कई प्रकार से इनको छांट दिया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों के भेद क्या होते हैं। वर्णों के भेद में आपको बताता हूं। यहां पर वर्णमाला हो गया, अब वर्णों के भेद बताते हैं आपको। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। अब वर्णों के भेद क्या होते हैं, यानी कि भेद का मतलब इनको कितने पार्ट्स में या कितने भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, कितने में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन। यानी कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में उन्होंने ये चीज के बारे में ध्यान दिया होगा, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो जो वोवल्स हैं उनको हिंदी में कहते हैं स्वर, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको कहते हैं व्यंजन। देखिएगा, हम बात करते हैं स्वर की। हम बात करते हैं स्वर की। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा की अगर हम बात करें, देखिए स्वर की परिभाषा अगर हम कहें तो स्वर की परिभाषा होती है कि स्वर जो होते हैं उनको उनका उच्चारण करने के लिए, यानी कि उच्चारण का मतलब, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो थोड़ा सा ध्यान देना, उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि अपने मुंह से कैसे बोलें।
यानी कि स्वर जो होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए या फिर उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता या हेल्प नहीं लेनी पड़ती, तो उसको कहते हैं स्वर। जैसे कि हम बात करते हैं आ की, ऊ की, री, ई, तो ये जो मैंने लिखे हैं नीचे, ये सब आते हैं स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर कितने होते हैं? 12। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। अब इसमें देखिए स्वर मैंने आपको बता दिया। अब इसको भी शायद ये जो है री, इसको भी स्वर में गिना जा सकता है, लेकिन इसको क्या है कि री लिखा जाता है, इस प्रकार से री बोलते हैं। लेकिन इसको शायद कई बार कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि इसको स्वर में गिन नहीं सकते, लेकिन कई किताबों में मैंने ये भी पढ़ा है कि इसको स्वर में लिख सकते हैं। तो आप इसको भी साथ में गिन सकते हो। स्वर, ये तो हो गया स्वर की हमें, ये जो ऊपर वाले स्वर हो गए, और ये सारे जो पीछे का से लेकर ज्ञ तक जो है इनको हम कहते हैं व्यंजन। अब स्वर को कितने पार्ट्स में और तो तोड़ा गया है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर की, कि स्वर के कितने भेद है। ये तो हो गए वर्णों के भेद, एक तो स्वर और एक व्यंजन। हम बात करते हैं स्वर के भेद। स्वर का पहला भेद है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और जो फाइनल होता है वो होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? वह स्वर जिसका उच्चारण करने के लिए कम से कम समय लगता हो, जिसका उच्चारण करने के लिए या जिसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कम से कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अब जैसे कि कितने होते हैं? अ, ई, उ। इनको हम कहते हैं, सॉरी एक री भी है, अ, ई, उ एंड री। जी, अ, ई, उ, री। ये री जो होता है, इसको एक और आता है री, ये है छोटे वाला री है ना, ये छोटे वाला री है। एक और री आता है, इसमें थोड़ा सा ये बड़े करके ऐसे दिखाया जाता है, मैंने कहीं पर पढ़ा भी था। तो उसको हम री कहते हैं, यानी कि थोड़ा उसको उच्चारण जो उसका होता है उसको री कहते हैं, और इसको री सिर्फ कहते हैं, री। ठीक है, तो देखिए अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। इसका उच्चारण करने के लिए हमें कम लगता है समय, जैसे कि अ, ई, उ, री। तो इसमें इसका उच्चारण करने के लिए हमें कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब कम समय, ह्रस्व कम समय। दीर्घ सीधी सी बात हो गई, ज्यादा समय, जैसे कि आ, ई, ऊ, फिर ए, आई, ओ, औ। और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा अ, ई, उ, री, कम लगा हमें समय। इसमें ज्यादा समय आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। मतलब इनको बोलने के लिए भी हमें ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनको कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ, यानी कि ज्यादा समय लगने वाले स्वर। अब सबसे लास्ट जो चीज आती है वो आती है प्लुत स्वर। इनको दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, इसको सबसे कम समय, इसको थोड़ा ज्यादा, और इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि आपने कई लोगों को सुबह सुबह आपने देखा होगा, या फिर जब आप कभी आप खुद ही ये काम करते होंगे, कि जब आप कभी
गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जो इसमें जो ओम होता है, उस ओम को कई लोग इस प्रकार भी लिखते हैं ऐसे, और कई लोग उसको जो है सीधा ओम लिखते हैं, और इसका जो सिंपली जो उसका यूज होता है वो इस प्रकार से करके ऐसे लिखा जाता है ओम। ये थोड़ा सा जैसे 5 प्रकार का होता है ना ऐसे, तो ऐसे ओम लिखा जाता है। तो ये जो ओम होता है ओम, तो उसको कई बार आपने देखा होगा ना ओम ऐसे जो लोग कई बार मोस्टली करते हैं सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। तो ये जो ओम होता है, यहां पर जो मैं लिखता हूं ओम, और भी एक वर्ड था, कौन सा था, राम हे, जैसे कि राम है, हे है, के हे राम, ऐसा हम कई बार बोलते हैं। तो ठीक है ना। तो ओम, राम और हे ऐसे कई शब्द है जिनको बोलने के लिए हमें ज्यादा समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ये बात आपको आ गई समझ में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्वरों की मात्राएं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि मैं जो हिंदी मीडियम से नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा था हिंदी मीडियम में, और फिर 6 से लेकर 12 तक मैंने इंग्लिश मीडियम किया। तो कॉम्बिनेशन हो चुका है मेरे अंदर, हिंदी भी मेरे को अच्छी, मतलब कुछ आ जाती है आप लोगों तक की, और जो इंग्लिश है वो तो पूछो मत यार, बहुत आती है ऊपर वाले की कृपा से बहुत आती है इंग्लिश तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वरों की मात्राएं, अब हम बात करेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। मात्राएं का मतलब आपने सुना होगा, किसी भी वर्ण की एक मात्रा होती है। मात्रा मतलब देखिए, अब इस मात्रा का अर्थ मैं आपको दिखा देता हूं। मात्रा कई बच्चों, कई आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा। आपने मात्रा शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी इस पर गौर नहीं किया कि इसका नाम मात्रा ही क्यों रखा गया। देखिएगा, मात्रा आपने सुना होगा कि 5 किलो मात्रा वाली 10 बाल्टियां हैं। ऐसे कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, आपके मैथ्स में आते हैं कि 5 किलो मात्रा। अब मात्रा का मतलब होता है गुणन, इसकी गणना या इसका मूल्य, या फिर इसको कह सकते हैं आप, इंग्लिश वाले बच्चे कह सकते हैं क्वांटिटी। क्या कह सकते हैं इसको? क्वांटिटी। इसको हम मात्रा कहते हैं कि उसका मूल्य क्या है। जैसे कि अ की मात्रा, हम कहते हैं ना अ की मात्रा, मतलब अ का मूल्य क्या है। अगर किसी के पीछे कोई चीज लिखी है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अ है, तो उसकी मात्रा क्या है, यह चीज दिखाई पड़े। जैसे कि आ, तो आ की मात्रा क्या है? जब किसी के पीछे इस प्रकार की मात्रा लगी हो तो ये मात्रा है, यानी कि ये अ का एक रूप है, एक ऐसी चीज है जो ये दिखाती है कि हाँ ये आ है, या फिर ये आ से संबंधित है, तो आ हो गया। तो मात्राएं, हम मात्राओं की बात कर रहे हैं। मात्राएं जैसे कि अगर हम अ की मात्रा की बात करें तो कोई मात्रा होती नहीं है, अ खुद एक अपने आप में मात्रा है। आ की मात्रा की बात करते हैं। आ की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से लिखी होती है आ की मात्रा। ई की मात्रा कैसी होती है? इधर की साइड, पीछे की साइड ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? इधर की साइड, इस तरह से। ऊ की मात्रा इस प्रकार से, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये वो ऊ की मात्रा होगी। अब ए की मात्रा करते हैं बात हम, या फिर इससे पहले री आता है, जो री आता है इसकी बात करते हैं। इस री की मात्रा कैसी होती है? ऐसे आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं बताइए, नाम बताइए। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर
कृपा राम, देखिए कृपा राम, तो देखिए ये जो है ना री, ये री की मात्रा है नीचे वाले, ठीक है, तो ये री हो गया। अब ए है तो ए की मात्रा कैसे होती है, ऊपर की साइड, ए की मात्रा कैसी होती है, ऊपर की साइड, दो मात्रा है। ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसी, और औ की मात्रा कैसी होती है, दो बार मात्रा है। आ गई। अब हम बात करते हैं अंग की मात्रा। अंग की मात्रा ऊपर की साइड अंग लगा दो और अह की मात्रा पीछे की साइड दो अह लगा दो, ये हो गया, ठीक है। तो ये मात्राएं होती हैं, इन मात्राओं के बारे में आपको जानकारी होगी। ये सारी चीजें अभी आपको बताने के वैसे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आपको इन सारी चीजों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। स्वर का मैंने आपको बताया कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में, जिनको उच्चारित करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उनको हम कहते हैं स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वर का उपयोग किया जाता है, स्वर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम क की बात करते हैं, क। अब ये क पूरा नहीं है, ये क पूरा है, लिखा हुआ पूरा है, लेकिन जो हम क का गढ़ा लिखते हैं उसमें क क्या होता है, आधा होता है। उसको पूरा करने के लिए हमें उसके साथ अ जोड़ना पड़ता है, तब ये जाकर क बनता है। अब इसको उच्चारित करने में, इसको उच्चारित करने के लिए हमें स्वर का उपयोग करना पड़ा। जैसे कि ग, ये ग क्या होता है, हमेशा आधा होता है। अब इसको पूरा उच्चारित करने के लिए हम अ का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर ये ग बनता है, ग। इसीलिए हमने व्यंजन, सॉरी, इस व्यंजन के साथ हमने स्वर का उपयोग किया, तब ये जाकर पूरा व्यंजन बना। इसीलिए वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए या फिर जिनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली उसमें वोवल्स यानी कि स्वर का इस्तेमाल करना पड़े, उसको हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद क्या है, मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है। अब देखिए उच्चारण के तौर पर भी व्यंजन को बांटा गया है 3 प्रकार से। चलिए, तो आज की जो क्लास है ये मैं यहीं पर पूरी करता हूं, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट होगी शायद। तो फर्स्ट हिंदी क्लास है आपका, देखिए आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं और सर की जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है, तो मैं इसके बाद कंटिन्यू कर रहूंगा। अगर आपने कहा दिया कि नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं किसी और बंदे को लेके आऊंगा आपके लिए, जो कि बंदा आपको हिंदी पढ़ाएगा। तो ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।